नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और चंपावत जनपद के बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम सरकार की बहुत सारी योजनाओं पर बात कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चों से संबंधी। तो अभी हमने नंदा गौरा योजना पर बात की, अब हम आज बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर पे। वन स्टॉप सेंटर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए बनाए गए एक तरह से आश्रय स्थल हैं। तो राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी राजेंद्र जी, बहुत विस्तार के साथ बताइए कि वन स्टॉप सेंटर कब अस्तित्व में आए उत्तराखंड में अगर हम कहें, और इस वक्त पे कितने हैं और किस किस तरह से काम कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं तो 2012 में एक बहुत ही विभत्स और भयानक केस हुआ था। निर्भया मामला या निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के नाम से हम इसको जानते हैं, दिल्ली का जो केस था। तो उसके बाद सरकार ने एक होलिस्टिक डिसीजन लिया कि इस प्रकार के मामलों को टैकल करने के लिए एक तो प्रिवेंटिव मेजर हो गए जो जुडिशरी लेवल पर हो रहे हैं, कोर्ट के लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन इसका एक प्रमोटिव मेजर भी सरकार ने सोचा और उसके बाद एक योजना शुरू की गई थी निर्भया प्रकोष्ठ के नाम से, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा और चाहे वो बाहर घर के अंदर से सुरक्षा हो या घर के बाहर सुरक्षा पर फोकस किया गया। और जब देखा कि वो काफ़ी सफल रहा प्रयोग, इस प्रकार का जो निर्भया प्रकोष्ठ था वो उसने महिलाओं की काफ़ी हेल्प की, तो उसको बाद में 2015 से वन स्टॉप सेंटर के नाम से रिलॉन्च किया गया, फेस लिफ्ट किया गया, उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई, उसको और ज़्यादा फार रीचिंग इफेक्ट के साथ लॉन्च किया गया। तो यह एक भारत सरकार की एक स्कीम है जो प्रत्येक ज़िले में, हर ज़िले में एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आदेश किया था कि प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक वन स्टॉप सेंटर खोलना अनिवार्य है। तो उत्तराखंड में क्या 13 जनपदों में है? जी, सभी जनपदों में एक एक वन स्टॉप सेंटर जनपद लेवल पर फर्स्ट में खोले गए 2015-16 में। तो ये बाल और बाल विकास विभाग के अधीन इस वक्त पे हैं? जी, ये बाल विकास विभाग के अधीन है और ये पूरी तरह एक 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है, जिसमें पूरा खर्चा, पूरी धनराशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और फिर कई जगह ऐसा भी हुआ कि इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, जैसे अल्मोड़ा जनपद है। अल्मोड़ा एक जोग्राफिकली एक लंबा उसका एरिया है, एक तरफ भनोली है तो दूसरी तरफ सल्ट का एरिया है, तो वहाँ पर 2 वन स्टॉप सेंटर भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और हमने चंपावत जनपद में भी, क्योंकि चंपावत जनपद का जो जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत अलग अलग है, ऊपर पहाड़ है, नीचे फिर भाबर भी है, तराई भी है, तो टनकपुर और बनवसा क्षेत्र के लिए भी एक रिक्वेस्ट जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित की गई थी। शायद वो जल्दी ही वहाँ पर भी खुल जाएंगे। तो वन स्टॉप सेंटर का मुखिया कौन होता है, उसका क्या कार्य संचालन किस किस तरह से होता है? वन स्टॉप सेंटर एक सिंगल विंडो स्कीम है या सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सेंटर जिसे हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाओं जो मतलब वुमेन इन डिस्ट्रेस जिसे कह सकते हैं, ऐसी जो भी महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, वो उनकी सहायता के लिए एक सिंगल विंडो, एक ही छत के नीचे सारी योजनाएं, सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। इसमें आश्रय स्थल होता है, इसमें पुलिस कोई सहायता के लिए भी प्रोविज़न होता है, मतलब पुलिस से भी कॉन्टैक्ट, एक पुलिस अधिकारी भी वन स्टॉप सेंटर से जुड़े रहते हैं। इसमें महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटी भी दी जा सकती है। घरेलू हिंसा से संबंधित जो काउंसलिंग होती है वो भी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से की जाती है। तो इसमें इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक हेड होती है जिसे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, केंद्र प्रशासिका कहते हैं, उसके नीचे एक फिर काउंसलर होते हैं, एक और अदर स्टाफ होते हैं। तो 6-7 लोग वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत होते हैं, जो किसी भी महिला को 24 घंटे 24/7 की तर्ज पर वो न केवल सहायता के लिए बल्कि सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। तो कैसे पहुंचेगी महिला वन स्टॉप सेंटर तक? मालूम होता है उसे कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला घर से निकल के आ गई है, तो कैसे पहुंचेगी? क्या वो ऐसी जगह पे होते हैं कि सबकी रीच वहाँ पर हो? पहली बात तो जी, एक तो इसके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसका, वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट है, सेटअप है, एक अच्छा सा ऑफिस है जिसमें आश्रय की सुविधा भी है, जिसमें रहने की सुविधा भी है। पहले तो 5 दिन तक था, 15 दिन या 1 महीने तक भी महिलाएं वहाँ पर रह सकती हैं। कई बार ऐसे केस आए जब हम कार्य कर रहे थे, तो मैं जिले स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार देख रहा था, तो उस समय भी बहुत सारे केस ऐसे आए, किसी महिला को उसके ससुराल पक्ष के द्वारा मारपीट करके घर से निकालने की कोशिश की गई। तो उस समय उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि मान लीजिए रात को ही कोई ऐसा
उसका हस्बैंड शराब पी करके या नशे में आ करके उसके साथ शारीरिक या फिर मानसिक या फिर किसी अन्य प्रकार की हिंसा कर रहा है, और उस समय वो क्या करे, तो वो वन स्टॉप सेंटर उसके लिए हर समय उपलब्ध एक विकल्प रहता है। तो वो एक तो महिला वन स्टॉप सेंटर का एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, और अब तो एक वुमेन हेल्पलाइन 181 भी है जो पूरे नेशनल लेवल पर कार्य करती है। तो महिला उस पर डायल करती है तो वो सीधे वहाँ से कॉल डाइवर्ट होकर के संबंधित जिले के वन स्टॉप सेंटर को पहुँच जाती है। तो 181 जो वुमेन हेल्पलाइन है उसके माध्यम से भी कोई भी वहाँ पर पहुँच सकता है। सर, अगर कोई कॉल करती हैं महिलाएं तो क्या गाड़ी भी पहुंचती है उनको लेने के लिए? जी, गाड़ी का भी प्रावधान है, गाड़ी भी वहाँ पर पहुँचती है। जी। उसके अलावा फिर आगे की जो कार्रवाई होती है उसको कौन करता है वहाँ पे? कितने से 15 दिन माना आश्रय पे हमने रख लिया अधिकतम, फिर आगे की प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया फिर काउंसलिंग की जाती है, वो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। मेनली कोशिश की जाती है कि पहले परिवार बच जाए, या फिर इस प्रकार, क्योंकि अधिकतर केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अधिकतर ये रहता है कि कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, फिर छोटा मोटा कोई झगड़ा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस, फिजिकल वायलेंस का या फिर सेक्सुअल वायलेंस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो ऐसे केसेस में काउंसलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो वन स्टॉप सेंटर केवल महिलाओं के लिए है, वो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए? नहीं, सब प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए, लेकिन मेनली मैं जो केसेस ज़्यादा उसमें आते हैं या फिर ज़्यादा जो कैटर कर पा रहे हैं हम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हैं। ऐसे केसेस में काउंसलिंग ने काफ़ी इफेक्टिव असर डाला है। निभाई। तो बालिकाओं और किशोरियों के लिए ये नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, उनके लिए भी है। कोई भी महिला अगर वो छेड़खानी की भी शिकार है, हाँ। अगर वो अपने स्कूल से घर जा रही है और घर से स्कूल आ रही है, उस बीच अगर उसको कहीं पर कोई गलत कमेंट कर रहा है या फिर कोई गलत मतलब सीटी ही बजा दे रहे हैं कहीं से, या फिर कुछ और उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको अपनी सुरक्षा से संबंधित कुछ लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग, तो समय पर वो वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकती है, ताकि उसकी वो परेशानी कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई हादसा बन जाए। तो वो पहले प्रिवेंटिव मेजर भी है, उस पर भी कार्य होता है। जी सर, क्या इस तरह की योजनाएं भी आपने भेजी कि हर जिले में वन स्टॉप सेंटर के साथ साथ एक हॉस्टल या फिर आश्रय स्थान भी होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी उत्तराखंड में? अगर हम देखें तो 1-2 नारी निकेतन है, उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो एक हमारी स्कीम चलती है शक्ति निवास करके हमारे विभाग के द्वारा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल उसका लोकप्रिय नाम है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक वुमेन हॉस्टल, कामकाजी महिला छात्रावास बनाया जा रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अधिकतर जिलों में लगभग बनने की स्थिति में है। ये एक मिनिमम 50 बेड का एक छात्रावास है, जहाँ पर महिलाएं रुक भी सकती हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और अगले 5-6 महीने या साल भर में ये सब जगह ऑपरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। तो इस योजना पर मुझे लग रहा है कि काफी जानकारियां हो गई वन स्टॉप सेंटर पे। जी, इसमें जो कुछ और अगर बताना हो, जैसे इसमें जो मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कई बार महिलाएं इसमें घटना होने के बाद रिपोर्ट करती हैं। वो पहले भी रिपोर्ट कर सकती हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया। यदि किसी बालिका को, किसी महिला को, चाहे वो उसका कार्यस्थल हो या आने जाने का हो, या फिर घर में ही कोई ऐसी इस प्रकार की समस्या है, और वो अपने घर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से तक नहीं कह पा रही अपनी समस्या, या उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो वन स्टॉप सेंटर में पहले भी बता सकती है, ताकि उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और उस दुर्घटना को होने से पहले बचाया जा सके। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि हम दुर्घटना होने के बाद वहाँ जाएं। वो तो फिर होगा ही होगा, उसमें तो फिर लॉ भी काम करेगा, उसमें तो पुलिस भी काम करेगी, जुडिशरी भी काम करेगी। लेकिन वन स्टॉप सेंटर पहले ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव मेजर का काम करता है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी जी।